Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Dream Achievers by Muhammad Adnan. Today we are going to discuss a topic which is regarding to a democratic system of Pakistan. The democratic system of Pakistan in historical review. Firstly, we are going to introduce the democratic system of Pakistan. Uh, Pakistan has almost 75 years history और इसमें हमारा हाफ टाइम पीरियड जो है वो डेमोक्रेटिक का रहा है और हाफ टाइम पीरियड हमारा मिलिट्री डोमिनेटेड पीरियड रहा है। अब पाकिस्तान का टेन्योर देखें तो पाकिस्तान का 1947 टू टिल 2023 आपको टफ सी एंटर भी रोड नजर आएगा। पाकिस्तान के डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर डिफरेंट फेजेस रहे हैं। पाकिस्तान के डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर 1947 में पाकिस्तान एज अ डेमोक्रेटिक स्टेट इमर्ज हुआ ऑन द मैप ऑफ द वर्ल्ड। तो एज अ डेमोक्रेटिक रहा 1947 टू 1958 डेमोक्रेसी रही। उसके बाद 1958 टू 1962 मिलिट्री टाइम पीरियड रहा। उसके बाद फिर डेमोक्रेसी गाइडेड डेमोक्रेसी जो है वो हुई 1969 तक, फिर 1969 से 1973 तक फिर मिलिट्री पीरियड रहा, फिर 1973 से 1977 तक डेमोक्रेटिक टाइम पीरियड रहा। उसके बाद 1977 से 1988 जिया रेजिम के अंदर अगेन मिलिट्री डोमिनेटेड पीरियड रहा। उसके बाद 1989 टू 1999 10 इयर्स जो है वो 4 डेमोक्रेटिक रिजीम्स चेंज हुए। बट अगेन दैट वाज अ डेमोक्रेटिक पीरियड जिसमें कोई भी जो पार्टी थी वो अपना टेन्योर कंप्लीट नहीं कर सकी। उसके बाद 2000 टू 2008 फिर अगेन मिलिट्री टाइम पीरियड रहा अंडर जनरल परवेज मुशर्रफ साहब। एंड देन फ्रॉम 2002 टू टिल डेट 2023 डेमोक्रेटिक टाइम पीरियड रहा जिसमें आप उसको लिमिटेड गाइडेड डेमोक्रेसी भी उसको कह सकते हैं। तो अगर हम ये सारा टाइम पीरियड देखें तो इस सारे टाइम पीरियड में आपको ये नज़र आएगा कि पाकिस्तान का जो गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेटिक सिस्टम है वो स्मूथ कभी भी नहीं रहा। तो बट आप देखें कि ये जो हमने 4 फेजेस ऑफ डेमोक्रेसी एंड 4 फेजेस ऑफ डिक्टेटरशिप को हमने डिस्कस किया, तो ये सारी रीजंस हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान अभी भी डेवलपिंग कंट्रीज में कंसीडर किया जाता है। बट अगर आप देखें कि वर्ल्ड के मैप पे ऊपर अप्रोक्सीमेटली 200 स्टेट्स हैं और उन 200 स्टेट में से 167 डेमोक्रेटिक हैं। ऑलमोस्ट जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो सारे कंप्लीटली टू कंप्लीट डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं। उसके बाद डेमोक्रेटिक स्टेट होती क्या है पहले हम वो देखते हैं। डेमोक्रेटिक स्टेट इज अ प्रोडक्ट ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। मेन एट्रीब्यूट्स हम डिस्कस कर रहे हैं जो डेमोक्रेटिक स्टेट्स के होते हैं। वन इज फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, सेकंड इज अकाउंटेबल एंड ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट, जुडिशियल इंडिपेंडेंस, फोर्थ इज रूल ऑफ लॉ, फिफ्थ इज इंट्रा पार्टी इलेक्शंस, लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज फ्री मीडिया। बट अगर हम इन्हीं 6 पॉइंट्स को डिस्कस करें पाकिस्तान के डेमोक्रेटिक सिस्टम में, बिकॉज दीज 6 पॉइंट्स आर बेसिकली द एट्रीब्यूट्स ऑफ गुड डेमोक्रेटिक सिस्टम इन द वर्ल्ड। जितने भी वर्ल्ड के अंदर डेवलप्ड डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं उन सब के ये 5 मेजर पॉइंट्स हैं। अगर हम इनके 6 मेजर पॉइंट्स हैं, अगर इन 6 मेजर पॉइंट्स को हम डिस्कस करें पाकिस्तान के डेमोक्रेटिक सिस्टम के साथ या इसको हम कंपैरिजन करें पाकिस्तान के डेमोक्रेटिक सिस्टम के साथ, तो आपको नजर आएगा कि इनमें से कुछ भी पाकिस्तान के डेमोक्रेटिक सिस्टम में नहीं है। फर्स्टली हमने फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की बात की, तो आप देखें कि पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर इलेक्शंस हमेशा रिग्ड रहे हैं, कंट्रोवर्शियल रहे हैं। उसके बाद अगर हम अकाउंटेबल एंड ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट की बात करें तो वो भी नहीं है। हिस्ट्री के अंदर करप्शन जो है, एलिगेशन ऑफ करप्शन ऑन पॉलिटिशियंस रहा है। उसके बाद आप अगर देखें कि जुडिशियल इंडिपेंडेंस, बट जुडिशियल इंडिपेंडेंस भी नहीं रही, उल्टा जुडिशियल एक्टिविज्म जो है वो पाकिस्तान के लिए काफी नुकसान दे रहा है।
इन्वॉल्वमेंट ऑफ मिलिट्री एंड पॉलिटिक्स रही है। उसके बाद पॉलिटिकल पार्टीज रिमेन पर्सनैलिटी डोमिनेटेड। आप जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहां पे अगर आप पार्टीज देखें तो लोग उनके लीडर्स को नहीं, पार्टी के जो मैनिफेस्टो हैं और पार्टी है उसको जानती है। बट आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपको नजर आएगा डोमिनेटेड जो है, पार्टी लीडर डोमिनेटेड नजर आएगा और मीडिया हमारा जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं है। एट सम एक्सटेंट 2013 के इलेक्शंस को एट सम फेयर कहा जाता था, बट उसमें भी इश्यूज थे, जिस तरह 4 हलकों का इशू रहा है, इमरान खान साहब ने उठाया था। उसके बाद हमारी डिफरेंट गवर्नमेंट्स आई। एट सम एक्सटेंट अगर हम इसको एट द एंड डिस्कस करें तो पाकिस्तान के अंदर आफ्टर 2008 डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है वो कहीं ना कहीं बेहतर हुआ है विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट चैलेंजेस। अब हम इसको देखते हैं कि पाकिस्तान का जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसके फीचर्स क्या हैं। फर्स्ट इज अ फेडरल सिस्टम है। फेडरल सिस्टम मींस के फेडरल और उनके जो फेडरेटिंग यूनिट्स हैं उनके दरमियान डिवीजन ऑफ पावर है। उसके बाद पार्लियामेंट्री सिस्टम है, इस्लामिक सिस्टम है, मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी ओलिगार्ची है, मल्टीपल पार्टी सिस्टम है, पर्सनैलिटी डोमिनेटेड पॉलिटिकल पार्टीज हैं एंड पाकिस्तान द डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ पाकिस्तान हैज लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी। अगर इन सब चीज़ों को डिस्कस करें तो फेडरल सिस्टम में आपको पता है कि फेडरल सिस्टम में बिफोर 18th अमेंडमेंट अंडर 1973 कॉन्स्टिट्यूशन 3 लिस्ट थी, फेडरल, प्रोविंशियल एंड कंकरेंट। आफ्टर 18th अमेंडमेंट कंकरेंट लिस्ट को अबॉलिश कर दिया गया एंड कम्प्लीटली टू 2 लिस्ट हैं, फेडरल एंड प्रोविंशियल्स हैं। तो ये हमारा सारा ये पार्लियामेंट्री सिस्टम, इस्लामिक सिस्टम, ओलिगार्ची, ये हमारी चीज़ें रही हैं। अब हम आगे डिस्कस करते हैं द फेजेस ऑफ एवोल्यूशन फ्रॉम 1947 टू 2022। तो 4 फेजेस हैं। फर्स्ट वाज इनिशियल डेमोक्रेटिक फेज। इनिशियल डेमोक्रेटिक फेज स्टार्ट फ्रॉम 1947 टू 1958। सेकंड सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक फेज 1972 टू 1977। थर्ड इज अनस्टेबल डेमोक्रेटिक फेज 1988 टू 1999। उसके बाद हम रिसेंट डेमोक्रेटिक फेज की बात करते हैं जो विच वाज 2008 टू 2022। इनिशियल डेमोक्रेटिक फेज के हम अगर एट्रीब्यूट्स देखें तो अर्ली प्रॉब्लम्स, पाकिस्तान के इंडिपेंडेंस के बाद पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थे, रिफ्यूजीज इश्यूज था, पाकिस्तान के फाइनेंस के इश्यूज थे, फिर उसके बाद इंडिया के साथ जो कन्फ्लिक्ट था कश्मीर प्रॉब्लम उसका रहा, फिर 1948 में वार हो गई इंडिया के साथ। तो बहुत सारे इश्यूज जो हैं वो अर्ली फेजेज में रहे हैं। उनके बाद सेकंड जो उस इशू था दैट वाज डिले इन कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग। आप देखें 1947 के बाद हमारा फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन डेवलप हो रहा है 1956 में। आफ्टर 9 years ऑफ इंडिपेंडेंस पाकिस्तान का फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन डेवलप हुआ। तो उसकी वजह से भी पाकिस्तान के डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर बहुत ज़्यादा फ्लॉज रहे हैं हिस्ट्री के अंदर। फेलियर ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स कॉन्टीन्यूसली अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कंप्लीट करने में फेल रहे हैं बिकॉज जो पाकिस्तान के मेजर लीडर्स थे कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वो 1948 एंड लियाकत अली, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान साहब 1951 असैसिनेट हुए। तो उसके बाद पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल लीडरशिप थी उनके अंदर एक गैप एंड स्पेस आया, फ्लॉफुल पाकिस्तान की लीडरशिप रही है। उसके बाद एब्सेंस ऑफ इलेक्शंस है। आप देखिए पाकिस्तान का फर्स्ट जनरल इलेक्शन जो है वो 1970 में जाके हो रहे हैं आफ्टर 23 years ऑफ इंडिपेंडेंस। आफ्टर 23 years जो है वो पाकिस्तान के फर्स्ट जनरल इलेक्शन हुए हैं 1917 से पहले जो पाकिस्तान के जितने भी इलेक्शन हुए हैं दैट वाज लिमिटेड इलेक्शन। 1965 का देख लें। उसके बाद आप आगे सिचुएशन देखें तो आपको लिमिटेड इलेक्शन नज़र आते हैं। राइज ऑफ ब्यूरोक्रेसी ड्यू टू लिमिटेड कैपेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स, ब्यूरोक्रेसी इमर्ज हुई और ब्यूरोक्रेसी को ज़्यादा पास मिली। इन मिलिट्री की इन्वॉल्वमेंट रही है इस टाइम पीरियड के अंदर। उसके बाद 1956 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कंप्लीट नहीं था, उसके अंदर फ्लॉज थे और उसके अंदर डिफरेंट इश्यूज थे। उनमें सबसे मेजर इशू दैट वाज द नेशनल लैंग्वेज ऑफ बंगाली एंड उर्दू, जिससे
और उस प्रॉब्लम से पाकिस्तान के ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान में एथनिकल इश्यूज हुए, बिकॉज उर्दू वाज द लैंग्वेज ऑफ ओनली 10%। उसके अलावा जितने भी थे वो सारे बंगाली लैंग्वेज बोलते थे। बट पाकिस्तान के फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन में जो फर्स्ट बीपीसी बनी, बेसिक प्रिंसिपल कमेटी, उनके अंदर उर्दू लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज जो है वो डिक्लेयर किया गया। बट जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा एथनिकल इश्यूज पैदा हुए। उसके बाद पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रही है। उसके बाद हम देखते हैं सेकंड डेमोक्रेटिक पीरियड, सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक फ्रॉम 1972 टू 1977। बिफोर सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक फेज टू मिलिट्री इंटरवेंशन रही हैं। अयूब खान जो बेसिक डेमोक्रेटिक सिस्टम जिन्होंने 1959 में इंट्रोड्यूस कराया, और बेसिक डेमोक्रेटिक सिस्टम की बेस के ऊपर वो 1962 में प्रेसिडेंट बने और उन्होंने प्रेसिडेंशियल सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया। उसके बाद 19 जेड भुट्टो साहब जो हैं वो पहले प्रेसिडेंट बने और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर बने आफ्टर 1973 कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 आर्टिकल 6 जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया। आर्टिकल 6 जो है वो एक गद्दारी का एक पाकिस्तान के 1973 में रहा है, जिसके अंडर ये था कि अगर कोई भी पाकिस्तान के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उस पे उसके साथ अगर कोई छेड़छाड़ करेगा या उसको एब्रोगेट करने की कोशिश करेगा, एनल करने की कोशिश करेगा, तो वो अंडर आर्टिकल 6 रहेगा। तो उसके बाद नेशनलाइजेशन रही है। इस टाइम पीरियड के अंदर पाकिस्तान के मेजर जो पब्लिक इंस्टीट्यूशन थे उनको नेशनलाइज्ड कर दिया गया था। उसके बाद जिस तरह बैंकिंग सेक्टर है उसको नेशनलाइज कर दिया गया था। 1974 में न्यूक्लियराइजेशन जो है उसकी पॉलिसी जेड भुट्टो साहब की तरफ से इंट्रोड्यूस करवाई गई थी। एंड द इलेक्शंस ऑफ 1977 एलिजिडली रिग्ड। 1977 के जो इलेक्शंस है वो उनमें रिगिंग हुई, जिसकी बेस के ऊपर 1977 में जिया साहब जो है वो एज अ डिक्टेटर इमर्ज हुए। उसके बाद मिलिट्री फेज अगर हम जिया साहब का डिस्कस करें तो 1977 टू 1985, सस्पेंशन ऑफ 1973, इस्लामाइजेशन एंड इन्वॉल्वमेंट इन अफगान कॉन्फ्लिक्ट, बिकॉज 1979 में अफगान सोवियत यूनियन वार स्टार्ट हो गई जिसे कोल्ड वार इरा भी कहा जाता है। तो पाकिस्तान जो है वो कोल्ड वार इरा में अफगान, तालिबान एंड यूएसए के साथ रहा अगेंस्ट सोवियत यूनियन। तो उसमें इस्लामाइजेशन की पॉलिसी जो है वो बहुत ज़्यादा इंट्रोड्यूस करवाई गई। यहाँ पे भी बहुत सारे एथनिकल इश्यूज पैदा हुए ज़िया रेजीम के अंदर। जैसे जो ज़िया टाइम पीरियड के अंदर बहुत सारे जो एथनिकल थे, सेक्टेरियन पीपल थे, उनके ऊपर बैन लगाया गया और एक सेक्ट को जो है वो कम्प्लीटली इंट्रोड्यूस करवाने की कोशिश की गई अंडर सम गल्फ कंट्रीज। तो उस बेस के ऊपर जो है वो कन्फ्लिक्ट रहा, एथनिकल इश्यूज पैदा हुए बहुत ज़्यादा। उसके बाद MRD मूवमेंट ऑफ रिस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी स्टार्ट हुई इस टाइम पीरियड के अंदर। और उसके बाद नॉन पार्टी इलेक्शंस हुए 1985, रिवाइवल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड 18th अमेंडमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन जो है 1985 के में बाद रिवॉल्व किया गया और 18th अमेंडमेंट जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई गई, जिसमें उन्होंने आर्टिकल 85B को री इंस्टॉल किया। उसके बाद आर्टिकल 58(2)B को री इंस्टॉल किया और 58(2)B को कम्प्लीटली उसका हिस्सा बना दिया गया। उसके बाद हम देखते हैं थर्ड डेमोक्रेटिक फेज, दैट इज अनस्टेबल डेमोक्रेटिक फेज। 58(2)B वाज एक्सरसाइज 4 टाइम during 88 to 1988 to 1996। अब इसमें क्या होता है कि 4 डेमोक्रेटिक पीरियड्स आते हैं। फर्स्टली बीबी आते हैं बेनज़ीर भुट्टो, उसके बाद नवाज शरीफ आते हैं, फिर बेनज़ीर भुट्टो आती हैं, उसके बाद फिर नवाज शरीफ साहब आते हैं। और इन सब को उस टाइम जो प्रेसिडेंट थे हिज नेम वाज गुलाम इसाक खान। तो गुलाम इसाक खान जो है वो इन सब गवर्नमेंट्स को जो है लिमिटेड गवर्नमेंट, इनकॉम्पिटेंट गवर्नमेंट और रिग्ड गवर्नमेंट की बेस के ऊपर जो है वो गवर्नमेंट को ख़त्म कर देते थे, क्योंकि उस टाइम प्रेसिडेंट के पास जो है वो गवर्नमेंट को या असेंबलीज को डिसॉल्व करने की पावर होती थी। एट द एंड बेनज़ीर भुट्टो को फारूक लगारी साहब ने रिमूव किया था। 1988 में PM जुनेजो थे, उनको ज़िया ने रिमूव किया और बेनज़ीर भुट्टो प्राइम मिनिस्टर बने। उसके बाद बेनज़ीर भुट्टो एंड नवाज शरीफ को 1990 एंड 1993 में जो गुलाम इसाक खान ने
गुलाम इसाक खान ने उनकी असेंबलीज जो हैं वो डिसॉल्व की, और एट द एंड जो बेनज़ीर भुट्टो ने फ़रूख लगारी की 1996 में ख़त्म की, और उसके बाद जनाब परवेज़ मुशर्रफ साहब आ गए। अब यहाँ पे हम अनस्टेबल डेमोक्रेटिक फेज़ की बात करते हैं। अनस्टेबल डेमोक्रेटिक फेज़ फ्रॉम 1988 टू 1999। 1997 में इलेक्शंस होते हैं और नवाज शरीफ जो है 2/3 मेजोरिटी के साथ आते हैं। यहाँ पे 13 अमेंडमेंट जो है वो ख़त्म की जाती है, और द प्रेसिडेंट ऑफ टू पावर्स नाउ द प्रेसिडेंट वाज बाउंड बाय द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। पार्लियामेंट्री सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, और इसमें जो है 13 अमेंडमेंट के अंदर जो प्रेसिडेंट है वो असेंबलीज डिसॉल्व नहीं कर सकता। अगर वो असेंबली डिसॉल्व खुद से असेंबलीज डिसॉल्व नहीं कर सकता, वो असेंबलीज डिसॉल्व तब करेगा जब उसे प्राइम मिनिस्टर की अप्रूवल मिलेगा, या प्राइम मिनिस्टर उनको एडवाइस देगा, समरी भेजेगा। द प्रेसिडेंट वाज नो लॉन्गर empowered टू डिसॉल्व नेशनल असेंबली एंड डिसमिस द प्राइम मिनिस्टर। उसके बाद जो रीसेंट डेमोक्रेटिक फेज़ है, वो रीसेंट डेमोक्रेटिक फेज़ क्रॉस हुआ फ्रॉम द मुशर्रफ रिजीम। मुशर्रफ रिजीम उन्होंने नवाज शरीफ को 1999 में रिमूव किया, और उनके कुछ फॉलोइंग स्टेप्स थे। सबसे पहले उन्होंने सस्पेंशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन था उसको सस्पेंड कर दिया, और खुद को एज अ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ पाकिस्तान खुद को डिक्लेयर कर दिया। उसके बाद उन्होंने 7 पॉइंट एजेंडा जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया। 7 पॉइंट एजेंडे में क्या क्या चीज़ें थी? 7 पॉइंट एजेंडे में उनके था कि रीबिल्ड नेशनल कॉन्फिडेंस, उनके बाद स्ट्रेंथन द फेडरेशन एंड रिमूव इंटर प्रोविंशियल डिसहार्मनी। थर्ड वाज रिवाइव द इकोनॉमी। फोर्थ वाज इंश्योर लॉ एंड ऑर्डर। फिफ्थ वाज depoliticize state institution. Sixth was devolution of power to the grassroots levels. Seventh was ensure swift and across the board accountability. और इन सब के बेस के ऊपर उन्होंने जो है वो फोर स्टेप जो है अपनी गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस कराई। 4 स्टेप में मेजर स्टेप के ऊपर प्रेसिडेंट था। उस टाइम प्रेसिडेंट जो है वो प्रेसिडेंट रफ़ीक तारड़ साहब थे। उनके बाद सेकंड जो मेजर इंग्रेडिएंट था मुशर्रफ गवर्नमेंट का, दैट वाज कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स, सॉरी द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, जिसके जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं परवेज मुशर्रफ साहब वो उसके हेड थे, और उसके साथ 6 मेंबर्स अलग थे, जिनमें 1 वाज नेवल हेड, सेकंड वाज एयर हेड, उसके बाद थर्ड वाज फाइनेंस मिनिस्टर, फोर्थ वाज नेशनल अफेयर्स मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, नेशनल अफेयर्स, फॉरेन अफेयर्स, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट दैट वाज लीगल स्पेशलिस्ट। ये 6 मेंबर्स थे, प्लस चीफ एग्जीक्यूटिव जनरल परवेज मुशर्रफ साहब। तो इन्होंने ये इंट्रोड्यूस करवाया। उसके बाद इन्होंने जुडिशियल वैलिडेशन इन जफ़र अली शाह केस। अब जफ़र अली शाह केस क्या है, इसकी हम थोड़ी सी हिस्ट्री को डिस्कस करते हैं। 1999 के बाद जब कारगिल वार हुई तो देयर वाज अ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ ट्रस्ट बिटवीन गवर्नमेंट एंड द एस्टेब्लिशमेंट मिलिट्री। तो 1999 में जब नवाज शरीफ साहब जो प्रेसिडेंट थे, सॉरी प्राइम मिनिस्टर थे, तो कारगिल वार का इशू हुआ। कारगिल वार के ऊपर दोनों जो है एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहे थे। उस टाइम में परवेज मुशर्रफ जो है वो श्रीलंका के दौरे के ऊपर चले गए, तो पीछे से नवाज शरीफ साहब को पता था अगर परवेज मुशर्रफ वापस आते हैं तो मे भी मेरी गवर्नमेंट गिर जाए, और अगर मैं परवेज मुशर्रफ साहब को अपने कंट्री के अंदर ही कहीं ना हटाने की कोशिश करूं तो मिलिट्री रिटेलिएट करेगी। उसकी वजह से उन्होंने क्या किया, उन्होंने परवेज मुशर्रफ साहब की गैर मौजूदगी में ही उनको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के ओहदे से हटा दिया, और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के ओहदे से हटाने के बाद उन्होंने एक नया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लगा दिया थे। हिज नेम वाज ज़ियाउद्दीन भट्ट। और उस टाइम परवेज मुशर्रफ साहब श्रीलंका के दौरे से जब वापस आ रहे थे तो उनके प्रेसिडेंट को नवाज शरीफ की मतलब गवर्नमेंट की तरफ से सख्ती से कहा गया कि आप ये इस जो एयरप्लेन है उसको पाकिस्तान की टेरिटरी के अंदर लैंड नहीं कर सकते, आप उसे कहीं बाहर जाकर लैंड करवाएंगे। ये सारी मैं आपको थोड़ी जफ़र अली खान साहब की बैक की हिस्ट्री बता रहा हूँ। तो वहाँ पे लैंड करवाएंगे तो ये मतलब जिसकी वजह से फिर हिस्ट्री ये है कि जिसकी वजह से आप हमारा इशू पैदा हुए और मिलिट्री रिजीम आया। तो बट जो मिलिट्री थी, मिलिट्री ने इसके ऊपर रिटेलिएट किया कि उनका हमारा एक मैकेनिज्म है, आप किसी को ऐसे नहीं हटा सकते। हालांकि नवाज शरीफ साहब को भी बहुत लोगों ने मना किया था कि ये हटाने का तरीका ठीक नहीं है, बट उन्होंने किसी की नहीं मानी थी उस टाइम भी। तो मिलिट्री ने कोशिश करके जो है वो नवाज
परवेज़ मुशर्रफ साहब का प्लेन लैंड करवा दिया और उन्होंने प्लेन लैंड करते ही नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट जो है वो गिरा दी और खुद को एज अ चीफ एग्जेक्टिव जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया। चीफ एग्जेक्टिव एज लाइक प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, उनने खुद को चीफ एग्जेक्टिव डिक्लेयर कर दिया। अब चीफ एग्जेक्टिव डिक्लेयर करने के बाद जफर अली खान साहब जो है, अब केस स्टार्ट होता है। जफर अली खान साहब पार्लियामेंटेरियन थे। जफर अली खान साहब विद अदर मेंबर्स उन्होंने जुडिशरी के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है रिट दायर की और उन्होंने कहा कि जो मिलिट्री टाइम पीरियड है ये गलत है, तो उसके बेस के ऊपर जो है हम आप इसे मिलिट्री टाइम पीरियड को नल एंड वॉइड करें। तो ये केस है जफर अली खान साहब, अदर्स एंड परवेज मुशर्रफ साहब। तो उस टाइम जो है जो अच्छा एक तो और दूसरा 2000 के अंदर परवेज मुशर्रफ साहब ने दो चीज़ें इंट्रोड्यूस करवाई, दो ऑर्डिनेंस। वन वाज पीसीओ प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डिनेंस इन 2000, और इसी की बेस के ऊपर इसमें क्या था, इसमें ये था कि सबसे बड़ा इसमें प्रोविजनल ऑर्डिनेंस में ये था कि सबसे बड़ा जो ओहदा है वो चीफ एग्जेक्टिव का है और चीफ एग्जेक्टिव के ओहदे को कोई जो है क्रॉस नहीं कर सकता और कोई भी ऐसी पावर नहीं है जो चीफ एग्जेक्टिव के ओहदे के बराबर हो या चीफ एग्जेक्टिव को ऑर्डर दे सके। मतलब उन्होंने खुद को सुप्रीम अथॉरिटी बना लिया ऑफ द स्टेट। उसके बाद सुप्रीम अथॉरिटी जब इन्होंने बना लिया तो उसी की बेस के ऊपर जो है वो ओथ लिया गया। जितने भी जजेस थे, ओथ ऑन द पीसीओ ऑर्डिनेंस, प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डिनेंस, जिन लोगों ने पीसीओ के हक में ओथ लिया वो जजेस रहे और जिन्होंने पीसीओ पे ओथ नहीं लिया वो जजेस के ओहदे से फारिग कर दिए गए। तो जो बैठे थे अब साफ ज़ाहिर है उन्होंने पीसीओ के हक में ही ओथ लिया था, तो वो स्टेट ऑफ नेसेसिटी जिसकी बेस के ऊपर पहले जिया साहब या उस याया साहब या अयूब साहब, इन्होंने गवर्नमेंट की स्टेट ऑफ नेसेसिटी की बेस के ऊपर कि गवर्नमेंट इनकॉम्पिटेंट है, कंपनी नहीं चल रहा है, इकॉनमी लॉस में जा रही है, तो हम जो है वो स्टेट ऑफ नेसेसिटी की बेस के ऊपर उन्होंने खुद की गवर्नमेंट्स को वैलिड किया। अब क्योंकि ऐसा कोई इशू था नहीं, इकॉनमी का कोई बड़ा इशू नहीं था, कोई एथनिकल इशूज़ नहीं थे, कोई और बहुत बड़े इशूज़ नहीं थे, बट इट वाज द कन्फ्लिक्ट बिटवीन गवर्नमेंट एंड द एस्टेब्लिशमेंट। तो उसकी बेस के ऊपर उन्होंने स्टेट ऑफ नेसेसिटी की तो नहीं दे सकते थे, तो उन्होंने जो है वो एक जुडिशियल ने वैलिडेट किया कि अभी के लिए ये गवर्नमेंट ठीक है, वो गवर्नमेंट इनकॉम्पिटेंट थी और इन्होंने जनाब प्रॉमिस किया कि विद इन 3 इयर्स जो है हम इलेक्शंस करवा देंगे। बस फिर तो इलेक्शन जब हुए वो सब ने सब देखा। उसके बाद 2002 में इलेक्शंस हुए, 17th अमेंडमेंट जो है उसको इंट्रोड्यूस करवाया गया। 17th अमेंडमेंट बेसिकली अमेंडमेंट रिलेटेड टू इलेक्शंस, जिसके अंदर आर्टिकल 62 63 आपको नज़र आता है। उसके बाद रिमोट कंट्रोल डेमोक्रेसी फ्रॉम 2003 टू 2008, 3 पीएम्स वर चेंज इन दिस टाइम पीरियड, जिसके अंदर जमाली था, ठीक है। उसके बाद कुछ दो और भी थे। उसके बाद इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शंस के अंदर जनाब 2008 के इलेक्शंस होते हैं, पीपीपी की गवर्नमेंट जो है वो आती है। उसके बाद जनाब इन 2013 अगेन इलेक्शंस होते हैं और पीएमएलएन की गवर्नमेंट आती है। एंड इट वाज फर्स्ट टाइम जब एक सिविलियन गवर्नमेंट कंप्लीट टेन्योर लेकर अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ये जो पावर्स हैं, वो नेक्स्ट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को देती है। अब इस टाइम में 2014 में पाकिस्तान में नेशनल एक्शन प्लान जो है उसको इंट्रोड्यूस कराया गया। उसके 20 पॉइंट्स थे, नेक्टा के अंडर चलता रहा, टेररिज्म को ख़त्म करना है, एक्सट्रीमिज्म को ख़त्म करना है, बेसिकली नेशनल एक्शन प्लान के 20 पॉइंट थे। उसके बाद ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट ऑन करप्शन इस टाइम में रही है कि करप्शन पाकिस्तान के अंदर कम हुई है, एनर्जी एंड इकॉनमी इम्प्रूव हुई और सी पैक जो है वो पाकिस्तान के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ और पाकिस्तान के लिए रहा। अब इस टाइम के जो मेजर फेलियर्स थे वो कौन कौन से थे, दैट वाज जो 8th NFC अवार्ड है उसको फाइनलाइज नहीं किया गया। नेशनल फाइनेंस कमीशन जो है जिसके अंडर प्रोविंसेस को उनके शेयर्स और रिसोर्सेज प्रॉपर नहीं दिए गए। जो 2017 के सेंसिस था वो कंट्रोवर्शियल रहा, कराची, सिंध और हर जगह उसको कंट्रोवर्शियल कहा गया। उसके बाद पॉलिटिकल रिकॉन्सिलेशन नहीं रही, पब्लिक डेट इंक्रीज हुए और सी पैक जो है वो बलूचिस्तान के अंदर एक एथनिक इशू की तरह इमर्ज हुआ।
उसके बाद इलेक्शंस हो गए पीटीआई के, पीटीआई इलेक्शंस, पीटीआई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फर्स्ट टाइम गवर्नमेंट के अंदर आई। ठीक है, तो ये कुछ फेयर एंड अनफेयर की गेम चलती रही है, और एट द एंड इमरान खान साहब जो है वो अप्रैल 2022 में नो कॉन्फिडेंस की नज़र हो गए। अब हम देखते हैं कि चैलेंजेस फॉर डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ पाकिस्तान क्या रहा है। मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट इन पॉलिटिक्स, करप्शन एंड पॉलिटिकल लीडर्स, वीक सिविलियन इंस्टीट्यूशंस, feudalism, absence of free and fair elections, multiplicity of political parties, control media and lack of पार्टिसिपेंट पॉलिटिकल कल्चर के लोग जो हैं वो पॉलिटिकल कल्चर के अच्छा नहीं समझते, और लोग पॉलिटिकल कल्चर के अंदर खुद को इंटर नहीं करते। अब इन चैलेंजेस को ओवरकम कैसे किया जा सकता है? इन सबसे फंक्शनल स्पेशलाइजेशन हो कि हर जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं वो अपने स्पेयर के अंदर रह के अपना काम करें, फंक्शनल स्पेशलिस्ट टेक्नोक्रेट हों, अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी, सब के लिए अकाउंटेबिलिटी हो, जिनमें जो पार्लियामेंट्री कमेटी है वो पार्लियामेंट के जितने भी मेंबर्स हैं उनके ऊपर नज़र रखें, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उसको कंप्लीट फेयर हो, ताकि वो आर्टिकल 62 एंड आर्टिकल 63 को कम्प्लीटली फाइनलाइज कर सके। इसकी मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर कोई भी पॉलिटिकल लीडर जो है जो अपने आप को नॉमिनेट करवाना चाहता है मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली एंड मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली, अगर वो कोई भी ए सीट्स देता है तो उस ए सीट्स को वेरीफाई करने का जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उनको उनके पास उनको वेरीफाई करने का कोई मैकेनिज्म नहीं है। तो जब उनके पास मैकेनिज्म ही नहीं है तो वो आर्टिकल 62 एंड आर्टिकल 63 जो है उसको कैसे यूज कर सकते हैं। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन, इट शुड बी कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल सुपरमेसी इन द कंट्री, लैंड रिफॉर्म्स होनी चाहिए, एजुकेशन को बेहतर करना चाहिए, क्रिकुलम बेहतर करना चाहिए, इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट हो, इलेक्शन हर लेवल के ऊपर, मतलब फेडरल, प्रोविंशियल एंड लोकल लेवल सब पे इलेक्शंस होने चाहिए, और उसके बाद फ्रीडम ऑफ मीडिया होना चाहिए। अगर हम एट द एंड इसको कंक्लूड करें सारे टॉपिक को, दैट इज इट इंक्लूड डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ पाकिस्तान हैज इवॉल्व्ड ओवर लास्ट 75 years, डिस्पाइट चैलेंज इट हैज स्ट्रेंथन इन द रिसेंट पास में देखें 2008 टू 2023, इसको तकरीबन 15 साल हो गए हैं। 15 साल में जो है वो 3 गवर्नमेंट्स जो हैं वो चेंज हो चुकी हैं, बट एवरी टाइम अब 15 साल के अंदर कोई भी मिलिट्री रूल नहीं लगा, चाहे गाइडेड या लिमिटेड डेमोक्रेसी है, बट फिर भी उसके बाद इट इज़ होप दैट इट वुड बी फर्दर स्ट्रेंथन इन फोर्थ कमिंग इलेक्शंस, मे बी डिस्पाइट इट वीकनेस द डेमोक्रेटिक सिस्टम may be allowed to flourish. That is the topic of democratic system of Pakistan. Uh, Anything regarding this question, anyone can ask in comment box. आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।